राधे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम इसका जो बैकग्राउंड है वो देखते हैं कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं और इसमें हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि हम जो भी स्टडीज करते हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करेंगे, तो वो जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोड लगाएंगे तो उसके केस में अगर लोड लगाने पे कुछ डिफॉर्मेशन होता है या नहीं होता। ये सबसे बड़ा फैक्टर है किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए कि वो बॉडी रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। ओके, तो मानिए अगर मैंने लोड लगाया, ठीक है, मानिए मैंने लोड लगाया 500 न्यूटन का, ठीक है, और बस 5 mm का माइन्यूट सा डिफॉर्मेशन आया, तो वो नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन है, ना के बराबर। तो हम क्या मानेंगे कि हमने लोड लगाया लेकिन डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी कि उस बॉडी में लोड लगाने पर अगर डिफॉर्मेशन नहीं होता है तो वो बॉडीज क्या कहलाती हैं? रिजिड बॉडीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रिजिड बॉडीज। और रिजिड बॉडीज की ही स्टडी हम किस में करते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? हम रिजिड बॉडीज की स्टडी करते हैं कि उस पर लोड लगाने पे उसके क्या मूवमेंट जो होता है वो कैसे होता है, कितनी एक्सेलरेशन, कितनी वेलोसिटी, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन मानिए अगर मैंने 500 न्यूटन का फोर्स लगाया और 5 मीटर का डिफॉर्मेशन आ गया, तो ये एक बहुत ही लार्ज डिफॉर्मेशन हुआ ना। तो अगर लोड लगाने पे डिफॉर्मेशन एप्रिसिएबल अमाउंट में हो रहा है तो वो बॉडीज कहलाएंगी फ्लेक्सिबल बॉडीज। और ऐसी बॉडीज जिनमें लोड लगाने पर डिफॉर्मेशन एप्रिसिएबल अमाउंट में हो जाता है वो कहलाती है डिफॉर्मेबल बॉडीज और फ्लेक्सिबल बॉडीज। और ऐसी बॉडीज को हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम आते हैं किस पे? ये चीज देख लीजिए, बॉडी को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बॉडी को हमने दो टाइप से देखा कि वो डिफॉर्म हो रही है या डिफॉर्म नहीं हो रही है। ऐसी बॉडीज जो लोड लगाने पे डिफॉर्म हो जाती हैं, जैसे कि बेल्ट हुई, आपकी रोप हुई। आपने देखी ना, बेल्ट या रोप अगर लोड लगाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती है, तो डिफॉर्मेबल बॉडीज हो गई। और डिफॉर्मेबल बॉडीज की स्टडी हम किस में करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में करते हैं। वहीं दूसरी साइड अगर हम देखें कि लोड लगाने पर डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो बॉडीज कौन सी हो जाएंगी? आपकी रिजिड बॉडीज हो जाएंगी। रिजिड बॉडीज का एग्जांपल जैसे कि पिस्टन हुआ, कनेक्टिंग रॉड हुआ आपके इंजन में, तो वो कैसी होती हैं? आपकी रिजिड बॉडीज होती हैं। और इन रिजिड बॉडीज का जो हम एनालिसिस करते हैं वो किस में करते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं और किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम पढ़ने वाले हैं रिजिड बॉडीज के एनालिसिस के बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट बेसिक से, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आप फर्स्ट, न्यूटन ने 3 लॉ दिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है। पहली बात तो इसको, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को पढ़ने से पहले एक चीज के बारे में जान लेते हैं हम, इनर्शिया। इसके बारे में जान लेते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है कि द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इट्स स्टेट, यानी कि बॉडी की वो एबिलिटी जिसके कारण बॉडी अपनी ही स्थिति में बने रहना चाहती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है? इनर्शिया। एबिलिटी टू सस्टेन इट्स स्टेट। स्टेट यानी कि वो स्थिति, वो कैसी भी हो सकती है, या तो वो रेस्ट की हो सकती है, कैसी स्थिति हो सकती है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो कैसी भी स्थिति हो ऑब्जेक्ट की, वो अपनी ही स्थिति में बने रहना चाहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप मूवी देखते हो तो बस आप मूवी ही देखते रहना चाहते हो। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अगर मैं बात करता हूं तो जब पर्टिकुलर टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो तो उस मूवमेंट ऑफ द टाइम पे आप क्या करते हो? अब बस उस क्रिकेट खेलना ही चाहते हो। ठीक है, किसी और चीज के बारे में कोई और चीज नहीं करना चाहते। तो वो अपनी स्थिति में बने रहने की जो एबिलिटी है वो क्या कहलाती है? आपकी इनर्शिया। ठीक है, आपने इनर्शिया समझ लिया। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। अब मैंने ये इनर्शिया क्यों समझाया पहले? क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इसलिए आपको इनर्शिया के बारे में बताना जरूरी था। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है? क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी
continues in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by some external force to change that state। यानी कि कोई भी बॉडी अपनी ही स्टेट में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए जैसे कि ये डस्टर है और ये डस्टर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये डस्टर यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की स्टेट में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसकी स्टेट को चेंज ना कर दें। अब स्टेट में चेंज कैसे आ सकता है? इसकी स्टेट थी रेस्ट, तो अगर चेंज करना है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन दे दें या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन दे दें, कुछ भी दे दें, लेकिन इसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ रही है। तो यही कहलाता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को अगर हमें चेंज करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है आपका वो किसके बारे में बताता है? इनर्शिया के बारे में बताता है कि इनर्शिया क्या होता है और इनर्शिया को कैसे ब्रेक किया जा सकता है। किसके द्वारा ब्रेक किया जा सकता है? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। यानी कि अगर हमें बॉडी का इनर्शिया ब्रेक करना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज हो पाएगी। ठीक है, बॉडी की स्टेट कैसी हो सकती है? या तो वो रेस्ट में हो सकता है, या वो यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि बॉडी का जितना मोमेंटम है वो जिस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, वो किस रेट से चेंज होगा? जितना आप अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, कैसे? इसको हम एक एग्जांपल से मान लेते हैं कि एक ये बॉडी है 5 kg की, ठीक है, और यही बॉडी दूसरा केस में लिया मैंने 5 kg की। अगर मुझे इसको 2 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अगर मूव कराना है और इसी को मुझे 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अगर मूव कराना है तो मुझे कितना फोर्स इसमें अप्लाई करना पड़ेगा? ये देखिए आप। तो आप देखिए, आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बाइक है, ठीक है, इस बाइक को मुझे अगर केवल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड एक्सेलरेट करना है, या फिर मुझे 50 मीटर पर सेकंड का 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है, तो दोनों केसेस में मुझे इंजन के पावर पे कितनी फोर्स प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जिससे कि हमारी जो बाइक है वो इतने एक्सेलरेशन से मूव कर पाए। तो यहां से हम देखते हैं कि फोर्स जो होता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है? फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? F इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब क्योंकि रियलिस्टिक मतलब जनरल बॉडीज में जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, तो हम इसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? m इंटू डी वी बाई डी टी। अब ये तो आपको पता ही होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? आपका एक्सेलरेशन। तो यहां से निकल के क्या आता है? F इक्वल टू एम ए। क्या निकल के आता है यहां से? F इक्वल टू एम ए। यानी कि जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो आपका अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करता है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे हम। अब देखिए, मास ऑफ द बॉडी कितना है? 5 kg। एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? ये जो F1 है, F1 लगाना पड़ेगा m1 इंटू A1, यानी मास कितना है? 5 का, और एक्सेलरेशन कितना है? 2 का। यानी कि मुझे केवल 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा इतने छोटे से एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा केस देखते हैं, F2 क्या हो जाएगा? आपका m इंटू A2। मास कितना है आपका? 5 kg, और एक्सेलरेशन कितना है आपका? 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें इसके लिए आपको 250 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो आपने देखा, अगर सेम बॉडी पे अगर हम छोटा सा एक्सेलरेशन चाहते हैं तो हमको कम फोर्स से ही काम चल जा रहा है, लेकिन अगर हमें ज्यादा एक्सेलरेट करना है तो उसके लिए हमें ज्यादा ही फोर्स की आवश्यकता है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करने वाला लॉ आपका कौन सा है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, बैक। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में।
तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है आपका कि एवरी बॉडी हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मानिए ये जो बॉडी है मीन्स ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर इस हैंड पे रखा हुआ है, आप ये मान के चलते हैं, ठीक है। इसका जो मास है वो 5 kg है और ये अर्थ पे रखा हुआ है। तो ये देखिए इस पे जो वेट एक्ट करेगा नीचे की साइड, ये वेट कौन किसकी वजह से एक्ट हो रहा है, ये वेट एक्ट हो रहा है वेट ऑन, ये वेट बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वेट फोर्स एक्ट हो रहा है ये अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है और ऑब्जेक्ट पे लगाया जा रहा है। अब ये फोर्स अर्थ पे लगा रहा है, सॉरी अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी तो अर्थ पे फोर्स लगाएगा इसके जस्ट अपोजिट साइड, ठीक है। यानी कि ये जो वेट है ये आपका एक्शन अगर है तो ये जो कहलाएगा नॉर्मल आपका रिएक्शन, ये क्या होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर वेट लग रहा है इस पे, तो अगर अर्थ ने इस पे अर्थ ने बॉडी पे वेट जितना फोर्स लगाया है तो बॉडी ने भी अर्थ पे नॉर्मल रिएक्शन जितना फोर्स लगाया है। और दूसरी बात ये कि ये दोनों अलग अलग, ये देखिए नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है वो ऑन अर्थ लगेगा बाय बॉडी। तो हमने देखा कि जो ये रिएक्शन फोर्स है ये अर्थ में लग रहा है और वेट फोर्स जो है वो ऑन ऑब्जेक्ट लग रहा है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन और वेट ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल रहेंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट रहेंगे। क्यों? क्योंकि वेट लगेगा नीचे और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर। पहली बात ये कि इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दूसरा ये कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, और तीसरा पॉइंट ये कि ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में लगेंगे, इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये दोनों अलग अलग बॉडी पे एक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम आगे चलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर बाय ए फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि एक बॉडी है ये m1 और एक बॉडी है m2, हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, किसके द्वारा, एक फोर्स के द्वारा। और वो जो फोर्स होगी जिसके द्वारा एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है ये इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है r उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, इनका मतलब ये है कि क्योंकि अगर हम ये वाली वैल्यू बढ़ाते हैं, अगर मास बढ़ाते हैं तो आपकी जो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। जब एक के बढ़ाने से दूसरी भी चीज बढ़ती है तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर एक के बढ़ाने पर दूसरी चीज घटती है, ठीक है, एक के बढ़ाने पर दूसरी चीज अगर घटती है यानी कि उल्टा इफेक्ट अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गए कि फोर्स जो है मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही आपका ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो अभी केवल रफ मतलब बेसिक आइडिया दे रहे हैं, बाकी अगर कोई क्वेश्चन बनता है इस पे तो आप वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस का। कौन सा लेते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। कौन सा टॉपिक लेते हैं हम, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो कितने टाइप की फोर्स हम इसमें गो थ्रू करने वाले हैं अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। जो पहला है वो है आपका कोप्लैनर फोर्सेस। कौन सा फोर्स है आपका, कोप्लैनर
फोर्सेस। अब किसी भी चीज को आप ऐसे समझिए कि आपको बाद में ज्यादा उसमें दिमाग ना दौड़ाना पड़े कि ये क्या चीज होती है। आप उसके नाम से ही पता कर लें कि अगर इसका नाम नेत्रपाल है तो नेत्रपाल मतलब जिसको नयन आंखों का अच्छा सुख हो, यानी कि जिसकी आंखें बहुत अच्छी हो, मतलब नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि उसका काम क्या है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि कोप्लेनर फोर्स क्या है तो केवल आप उसका नाम सुनते ही बता दो कि भैया कोप्लेनर फोर्सेस ये होती है। ठीक है, जैसे कि अब इसका हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, कोप्लेनर, यहाँ पे को का क्या मतलब है, टुगेदर। ठीक है, और प्लेनर में ये जो वर्ड है प्लेन, ठीक है, यानी कि आपका एक्स वाई प्लेन मान लीजिए। ठीक है, एक हो गया आपका वाई जेड प्लेन और एक हो गया आपका जेड एक्स प्लेन। ये मैंने 3 प्लेन कंसीडर किए। अब मानिए एक फोर्स F1 है, दूसरी फोर्स F2 है, तीसरी फोर्स F3 है, चौथी फोर्स F4 है, पांचवी फोर्स F5 है, छठवीं फोर्स F6 है। मैंने 3 अलग अलग प्लेन्स में कुछ अलग अलग फोर्सेस लिए हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि एक्स वाई प्लेन में जो F1 फोर्स है वो भी एक्स वाई प्लेन में लग रही है, F2 फोर्स है वो भी एक्स वाई प्लेन में लग रही है, यानी कि एक ही प्लेन में लगने वाली फोर्सेज आपकी क्या कहलाएंगी, कोप्लेनर फोर्सेज, यानी कि जिसका प्लेन सेम हो। ठीक है, वो क्या कहलाएंगी आपकी कोप्लेनर फोर्सेज। तो कोप्लेनर फोर्सेज कौन सी हो गई आपकी, F1 और F2, ये आपकी कैसी हो गई, कोप्लेनर फोर्सेज। अब अगर मैं यही आपसे पूछूं क्या F3 और F4 कोप्लेनर फोर्सेज हैं, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेम सेम प्लेन में लग रही है, वाई जेड प्लेन में ही लग रही है F3 और F4। अब क्योंकि F3 और F4 का प्लेन सेम है तो ये भी कोप्लेनर फोर्सेज हुई। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं क्या F5 और F6 कोप्लेनर फोर्सेज है, बिल्कुल है सर, क्यों है, क्योंकि इन दोनों दोनों का पॉइंट ऑफ प्लेन ऑफ एप्लीकेशन कौन सा है आपका, जेड एक्स प्लेन, यानी कि जेड एक्स प्लेन में लग रही है दोनों की दोनों, तो एक कैसी फोर्सेज हो जाएंगी आपकी, कोप्लेनर फोर्सेज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि F1 और F4 F1 और F4 क्या ये दो फोर्सेज आपकी कोप्लेनर फोर्सेज हैं, सर कैसे ये दो फोर्सेज कोप्लेनर फोर्सेज हो जाएंगी, F1 लग रही है एक्स वाई प्लेन में और F4 लग रही है वाई जेड प्लेन में। जब दोनों फोर्सेज अलग अलग प्लेन्स में लग रही हैं तो हम कैसे कह सकते हैं ये कोप्लेनर फोर्सेज है, तो हम इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम नॉन कोप्लेनर फोर्सेज। क्या कहेंगे हम इनको, नॉन कोप्लेनर फोर्सेज। क्या कहेंगे हम इनको, नॉन कोप्लेनर फोर्सेज। यही हमारा दूसरा टाइप है। तो कैसे कहेंगे, देखो कोप्लेनर फोर्सेज की क्या डेफिनेशन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज लाइंग ऑन अ सिंगल प्लेन, यानी कि सिंगल प्लेन में लाई करने वाली फोर्सेज को क्या कहेंगे हम, कोप्लेनर फोर्सेज। वही नॉन कोप्लेनर फोर्सेज का क्या डेफिनेशन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज आर नॉट लाइंग ऑन अ सिंगल प्लेन, यानी कि उन फोर्सेज का लाइन प्लेन ऑफ एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैंने क्या कहा था, F1 और F4 दोनों अलग अलग प्लेन में लाई कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नॉन कोप्लेनर फोर्सेज, यानी कि एक प्लेन में एक्ट करने वाली फोर्स, एक प्लेन में एक्ट ना करने वाली फोर्सेज को क्या कहते हैं हम, नॉन कोप्लेनर फोर्सेज। अच्छे से समझ में आ गया पहली बात ये कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर। फिर से रिवाइज करा देता हूं, कोप्लेनर मतलब कि एक सिंगल प्लेन में अप्लाई होने वाली फोर्सेज, और नॉन कोप्लेनर का मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में अप्लाई होने वाली फोर्सेज। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी टाइप ऑफ फोर्स के लिए। ठीक है, तो तीसरी टाइप की फोर्स कौन सी है हमारी, कनकरेंट फोर्स। तो कनकरेंट फोर्स, कनकरेंट फोर्स, कन मतलब सेम, करेंट मतलब पॉइंट, यानी कि जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम हो, जैसे कि F1, F2, F3, F4, F5। तो यहां पे देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए पर लगने वाली फोर्सेस F1, F2, F3, पॉइंट बी पर लगने वाली फोर्सेस F4 एंड F5। तो अब यहां पे देखिए ये जो F1, F2, F3 ये सेम पॉइंट ए पे लग रही हैं, तो ये कैसी फोर्सेज हो जाएंगी आपकी, कंकरेंट फोर्सेज, यानी कि सेम पॉइंट पे लगने वाली फोर्सेज। अब यही अगर मैं पूछूं आपसे क्या F4 और F5 कंकरेंट फोर्सेज हैं, बिल्कुल है सर, क्यों है, क्योंकि ये सेम पॉइंट बी पर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं F1 और F4 क्या ये कंकरेंट फोर्सेज हैं, सर नहीं है, क्यों, क्योंकि F1 ए पॉइंट पर लग रही है और F4
बी पॉइंट पे लग रही है। अगर अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उनका होगा तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, नॉन कंकरेंट फोर्सेज। क्या कहलाएंगी आपकी, नॉन कंकरेंट फोर्सेज, यानी कि जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग होगा। ठीक है, तो आपको 4 फोर्स क्लियर हो गई। कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करने वाली फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर, अलग अलग प्लेन में लाई करने वाली फोर्सेस। कंकरेंट, कंकरेंट फोर्सेस, एक सिंगल पॉइंट पे अप्लाई होने वाली फोर्सेस। नॉन कंकरेंट फोर्सेस, अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे अप्लाई होने वाली फोर्सेस। तो ये आपकी अलग अलग टाइप की 4 फोर्सेज हो गई हैं। नहीं, तो अब हम आगे पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स के बारे में, जो कि है हमारी कोलिनियर फोर्सेस।